हेलो बच्चों, मैं सुभाष सर आप लोगों का इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1F। प्रश्नावली 1F में बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छापना है। जिसमें 4 विकल्प दिए हैं और चारों में से एक सही है, उसको छापना है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ऐसे प्रश्न जो इस वीडियो में आप लोग को लिए हम देंगे, इस प्रकार के प्रश्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है, जैसे एमआर, नेवी, एफ ग्रुप, रेलवे, एसएससी, पुलिस, आर्मी, बैंक, ईटीसी। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा और सारे के सारे प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाले धन पूर्णांक क्या होगा। धन पूर्णांक जो होगा वो कौन सा होगा। इससे ठीक पहले इससे ठीक पहले कौन आएगा। इससे ठीक पहले की बात करें तो 6a + 5 है। यदि पहले वाली बात करें, यहाँ वाली बाद एक संख्या बाद वाली का, इसे कहेंगे पहले, इसे कहेंगे बाद। यानी कि पहले वाले होगा 6a + 5, सॉरी 6a + 4। यदि बाद वाला पूछता तो बाद वाला कहते हैं 6a + 6, यानी कि 5 के बाद 6, 5 के पहले 4। यानी कि ऑप्शन होगा ये सही। लिखेंगे उत्तर में, उत्तर दूसरा 6a + 4, 6a + 4। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझे होंगे। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है दूसरा कहता है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इनमें से छांटना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, परिमेय जिसे p/q के रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5 हुआ, 5/6 हुआ, 3/8 हुआ, ये सब परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में न लिख पाए, p/q के रूप में न लिख पाए, जैसे 3.14566 ... ये हुआ, कड़ी में 3 हुआ, कड़ी में 2 हुआ, कड़ी में 6 हुआ, ये सब अपरिमेय संख्या। अब इसमें से हमको बताना है अपरिमेय संख्या क्या है। p/q के रूप में है, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं p/q के रूप में, क्योंकि 59/100 लिख सकते हैं। ऐसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5/16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा। ठीक है, अब पाई यहाँ पर आकर बचता है। पाई परिमेय है, अपरिमेय है, जानते रहेंगे पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि उत्तर होगा आप लोग का पाई, यानी कि दूसरा इसका आंसर होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई, यदि पाई का मान होता है 22/7 और पाई का मान होता है 3.14 और पाई का मान कई दफा यह भी लिखता है 3.14 ... चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। पाई के बारे में कुछ सीखते हैं। यहाँ पर पाई है तो पाई यहाँ पर अपरिमेय संख्या, मगर यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन यहाँ पर जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। पाई का मान 3.14 होता है, यहाँ पर 3.14 सिर्फ इतना है तो भी ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर 3.14 अगर डॉट है तो फिर ये अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में ये थोड़ा सा जानकारी थी, जिन्हें आप लोग जानते रहेगा, क्योंकि ये एमआर में ऐसे प्रश्न पाई के बारे में ज़्यादा उठाते हैं। तीसरा प्रश्न है
कहता है संख्या 4 कड़ी में 3 है क्या? एक पूर्णांक है, परमेय है, अपरमेय है, इनमें से कोई नहीं। यदि इन तीनों में से अगर आंसर नहीं रहेगा तो फिर आंसर इसको देंगे, यदि है तो फिर इन्हीं तीनों में से आंसर देंगे। आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 डाट 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 ये हो, या तो -1 -2 -3 ये सब संख्या हो माइनस के रूप में, या तो भिन्न के रूप में हो 1/2 3/4, यानी कि ये सब संख्या पूर्णांक कहलाती है। इसमें पूछ रहा है कि जो 4 कड़ी में 3 है क्या एक पूर्णांक है? कड़ी में है 3, यानी कि यह एक अपरमेय है। अपरमेय है, अपरमेय क्यों है? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक पूर्णांक के रूप में तो निकलेगा नहीं, एक संख्या क्वांटिटी वाली संख्या के रूप में तो निकलेगा नहीं। अब परमेय की बात जब करेंगे तो परमेय तो है नहीं, यदि सिर्फ 4 होता तो परमेय होता, क्योंकि कड़ी में मान जो भी होता है वे सब अपरमेय है, बस है तो उसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में न निकलना चाहिए। जैसे कड़ी के अंदर 16 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 होगा, तो ये तो परमेय होगा, यह संख्या परमेय होगी। लेकिन कड़ी के अंदर यदि 17 है तो अपरमेय, कड़ी के अंदर यदि 18 है तो अपरमेय, कड़ी के अंदर यदि 20 है तो अपरमेय, कड़ी के अंदर अगर 101 है तो फिर अपरमेय, क्योंकि इन सभी का वर्गमूल एक पूर्णांक के रूप में नहीं निकलेगा। यानी कि परमेय तो नहीं है, आंसर मारेंगे अपरमेय, आंसर मारेंगे अपरमेय। आंसर इसका देंगे कि क्या अपरमेय संख्या है, 4 कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है। चौथा प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित संख्या में से परमेय संख्या चाटना है। इसमें से परमेय संख्या चाटना है, यानी कि P/Q के रूप में जिसे लिख देंगे उसे कहेंगे परमेय संख्या। ये तो अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा। एक परमेय संख्या है क्योंकि इसे 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे तो हल करेंगे 9 9 9 4 13, 13/9, कड़ी से बाहर 13 तो निकलेगा नहीं, कड़ी के अंदर रहेगा 3, 9 में से 3 निकल सकता है, लेकिन कड़ी के अंदर 13 है इसलिए यह अपरमेय संख्या। 2.5 यह अपरमेय संख्या है क्योंकि कड़ी के अंदर है। अगर यहीं दशमलव नहीं रहता तो फिर परमेय होता, लेकिन यहाँ पर दशमलव है इसलिए अपरमेय, क्योंकि अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक पूर्णांक के रूप में नहीं निकलेगा। आंसर लेंगे इसका दूसरा। ठीक है, आई होप आप लोग ये प्रश्न समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न में चलेंगे, आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 5 कहता है निम्नलिखित में से परमेय संख्या है, चारों ऑप्शन में से परमेय संख्या बताना है कौन है। अभी हमने बताया कोई भी संख्या अगर भाग देने पर भाग कटता नहीं है, भाग जाता है, इसे डाट डाट है, यानी कि वह अपरमेय संख्या है, यानी कि ये जो है अपरमेय संख्या है। अब कड़ी में 7 है, यह भी अपरमेय है क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि अगर इसका दशमलव हम हटाएंगे तो 2 4 6 जीरो लगा सकते हैं, नीचे 6 जीरो लगा सकते हैं, यानी कि यही परमेय संख्या है, यानी कि यही होगा आपका आंसर। ये परमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसे यह क्या अपरमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, कड़ी के बाहर कितने लड़के लिख देते हैं 0.3 का वर्गमूल, 0.3 का यानी कि वर्ग है, ऐसा नहीं है 0.3 का वर्ग नहीं। अगर ये रहता कड़ी में 0.09 तब फिर इसको लिखते हैं 0.3, कड़ी में रहता है 0.09 तो फिर इसे लिखते हैं 0.3, क्योंकि 0.9 है इसलिए इसको इतना नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, यानी कि आंसर लेंगे तीसरा ऑप्शन ये। ठीक है, छठवां कहता है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप होता है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप होता है, यानी कि m का मान यदि सम संख्या लें और यहाँ पर रखें तो हमेशा सम संख्या आएगा। ठीक है,
यानी कि m का मान यदि हम लेते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसा कितना करें, यानी कि इसमें से छांटना है हमको कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो m के वैल्यू रखेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा, हमेशा सम संख्या आएगा। चलो देखते हैं, यदि यहाँ पर 2 रखते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए हमको लेना है कोई पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 डालना, कोई भी संख्या हो पूर्णांक, ठीक है। यदि 1 रखेंगे तो सम तो होगा नहीं, 2 रखेंगे तो सम तो होगा, यदि 3 रखेंगे तो विषम होगा, ठीक है। यहाँ बात है, अगर 1 रखेंगे, m का मान 1 रखेंगे तो 1, 1, 2 होगा, ठीक है। लेकिन m का मान जब 2 रखेंगे, 1, 2, 1, 3 होगा, जो कि विषम है, गलत होता है ऑप्शन। यहाँ पर रखेंगे, यदि 1 का मान m का मान 1 तो गुणा करेंगे तो 2 होगा, यदि m का मान 2 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो 4 होगा, यदि m का मान 3 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो 6 होगा, यदि m का मान 4 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो 8 होगा। जबकि देखेंगे तो सब संख्या क्या है, सम संख्या है, इसलिए ऑप्शन यही होगा आपका सही। इसको चेक करते हैं, यदि m की जगह पर 1 रखते हैं तो होना चाहिए सम संख्या, 2 का गुणा करेंगे 2, 1 जोड़ेंगे तो 3, ये तो पहले ही गलत। कहाँ से दूसरा 2 संख्या रखकर चेक करें, ठीक है। आई होप इसको आप समझे होंगे। यानी कि आप लोग जानते रहना कि 2m अगर है या 2m है तो उसको हम सम पूर्णांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है। अगर किसी भी संख्या में एक सम संख्या से गुणा कर दें, वह संख्या सम हो जाती है, चाहे वो विषम हो या तो फिर सम हो। जैसे कि यदि हमारे पास 2 है, गुणा करना है कि विषम संख्या 3 का तो 6 होगा। यदि हमारे पास 2 है तो विषम करना, अगर संख्या गुणा करना है 5, विषम संख्या तो होगा 10। यदि 2 है, गुणा करना है एक सम संख्या का, लेते हैं 4, गुणा करेंगे तो 8। यानी कि अगर सम संख्या में कोई भी संख्या अगर विषम हो या सम हो, गुणा करेंगे हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर 2 बना रहा है m की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा सम संख्या बनाएगा, ठीक है। अतः आंसर लेंगे 2m। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझे होंगे। 7वां प्रश्न कहता है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न रूप होता है। q के लिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पर q का मान हमेशा, जो q का मान लेंगे, यदि q का मान हम ले रहे हैं 1, 2, 3, बस करें, ठीक है। q का मान 1, 2, 3 ऊपर लें, 1, 2, 3 ठीक है। यानी कि q का मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, विषम पूर्णांक। यदि 1 रखेंगे q की जगह पर 1 तो विषम है, अगर 2 रख देंगे तो फिर तो सम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये गलत। यहाँ पर चेक करते हैं, यदि 1 रखेंगे और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, पहले से ऑप्शन गलत। यहाँ पर रखते हैं, यदि 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 गुणा करेंगे तो 2 होगा, पहले से ऑप्शन गलत। इसको चेक करते हैं, हमको लाना है विषम। 2 गुणे 1 पहले रखते हैं q का मान और +1, 2 एकम 2, 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पर तो विषम है। अब 2 रख कर चेक करते हैं, q की जगह पर 2 रखेंगे, q की जगह पर 2 रखेंगे, 2 उतार लिए, प्लस उतार लिए, 1 उतार लिए, 2 दूना 4, 1 5 जोड़ेंगे तो 5। अब 3 रख कर देख लें, q की जगह पर 3, विषम संख्या आ रहा है कि नहीं, 1 जोड़ें, 3 दूना 6, 1 7। यानी कि अगर कोई भी संख्या रखेंगे यहाँ पे, 4 रख कर देख लें, 4 दूना 8, 1 9, यानी कि हमेशा ये क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक आ रहा है, इसलिए ऑप्शन होगा हमारा सही ये। यानी कि विषम पूर्णांक के लिए हमारा निम्न रूप होगा 2q + 1, 2q + 1, 2q + 1। आगे प्रश्न देखें, प्रश्न 8 पे आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं YouTube के माध्यम से, ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर के माध्यम से वीडियो आप लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे इस चैनल के साथ बने रहें और अपने अन्य मित्रों को भी इस चैनल से जोड़ें,
उनके साथ साझा करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, संख्या n का स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n का मान इसमें से बताना है, क्या होगा? पूर्णांक होगा, प्राकृत संख्या होगा, विषम होगा, सम संख्या होगा। तब 8 से यहाँ पर ये जो वैल्यू है 8 से कटेगी। यानी कि पूर्णांक का मतलब 0 1 2 3, एक बार माइनस में ले लें, -1 -2 -3, ये सब पूर्णांक कराएंगे। प्राकृत संख्या 1 2 जिसे हम काउंटिंग करते हैं 4 जिसे हम काउंटिंग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या होगी, और ये कहलाएगी पूर्ण संख्या। अभी है प्राकृतिक संख्या, इसके अलावा ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इसके अलावा ये सभी संख्या माइनस में भी हो जाए तो वह सब एक संख्या कहलाएगी पूर्णांक। वे सभी संख्या कहलाएगी पूर्णांक। यानी पूर्णांक 0 भी होता है, पूर्णांक 1 2 3 4 ये भी संख्या होती है, पूर्णांक -1 -2 -3 ये भी होती है। ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक संख्या हो गई 1 2 3 4, डाटा करें। विषम संख्या तो जानते हैं 1 3 5 7, डाटा। सम संख्या तो सभी लोग जानते हैं, बस कर लें। अब एक एक वैल्यू यहाँ पर रख कर देखें कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ऐसे चेक कर के बताएंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आते हैं देखते हैं। पहले तो पूर्णांक में हमको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, और माइनस रखेंगे, माइनस रख कर देखेंगे। इससे पहले हम इन सभी ऑप्शन को छाट लेते हैं। अगर इधर सही है तो फिर उसको छोड़ देंगे। प्राकृतिक संख्या को छाटें। यदि n की जगह पर 1 रखेंगे तो n का स्क्वायर है -1 है। n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 में से घटेगा तो 0 होगा, 8 से तो कटेगा नहीं। n की जगह पर अगर 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और -1 कटेगा नहीं। यानी कि प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं कि नहीं होगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। आते हैं इधर सम संख्या पे। सम संख्या पे आएंगे, विषम संख्या पे आएंगे कि इसमें से n का मान कौन हो सकता है कटेगा। यदि विषम पे आएंगे तो n की जगह पर n स्क्वायर -1 है, n की जगह पर यदि 1 रखेंगे तो 1 - 1 यानी कि 0, ये तो कटेगा नहीं। 3 रख कर देखते हैं। 3 रखेंगे तो तितली के 9, 3 का वर्ग 9 -1 यानी कि 8 होगा, यानी कि ये तो 8 से विभाज्य होगा। एक बार 5 रख कर देखते हैं, अगर करता है तो फिर यही आंसर सही मान लेंगे। 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो 50 25 -1 घटाएंगे तो बचेगा 24, जबकि 8 से कटेगा, यानी कि सही है। ठीक है। एक बार 7 रख कर देख लेते हैं। 7 रखेंगे, 7 7 49, 49 -1 घटाएंगे तो 48, 8 से कटेगा ही, यानी कि विषम पूर्णांक होगा, यानी कि यही आंसर होगा। बारी बारी से रख कर चेक कर लेंगे। सम संख्या अगर रख कर चेक करें तो देखते हैं। 2 रखेंगे n की जगह पर, n का स्क्वायर -1, यदि 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, आई घटाएंगे तो बचेगा 3, 3 तो कटेगा नहीं। यदि 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -1, यानी कि 4 चौको 16, 16 में से घटेगा तो 17, कटेगा नहीं। इससे यही जाहिर होता है कि ये संख्या नहीं कटेगी। इतने पे खत्म कर लें, यानी कि विषम संख्या क्या होगी। n का मान अगर विषम संख्या लेंगे, 1 के अलावा हटा दें, क्योंकि 1 तो 0 आ रहा है, क्योंकि 0 को भाग करें 8 से तो 0 बार में भाग जाएगी। 0 के 1 को छोड़कर बाकी सभी संख्या में भाग तो जाएगी। अगर 0 भी लेंगे तो 0 में भाग दे सकते हैं, देते हैं। यदि 0 है, भाग देना है 8 से, तो 0 पर भाग तो जाएगी, विभाजित होगा करेगा। ठीक है। यानी कि आंसर लेंगे विषम संख्या, ऑप्शन 3।
9वां देखेंगे, कहता यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि 65 और 117 का एचसीएफ इतना लिखा गया है, यानी कि 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब है मौसा, एचसीएफ का मतलब मौसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात करना है, इस यम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझे होंगे। आते हैं हल पे, इसको हटा देते हैं। कैसे हल करेंगे? 65 और 117 का एलसीएम, पहले मौसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 65 का खंड करेंगे तो 13 5 65, 5 गुणे 3। 117 का खंड करेंगे तो 13 9 117, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 13। एचसीएफ अगर इसमें से लेंगे एचसीएफ, तो जो दो एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, मिलता है, वही होता है, यानी कि एचसीएफ होगा इसका 13। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 65 और 13 का, 65 और 117 का एचसीएफ है 13, और 13 है इसके बराबर। हल करेंगे, अतः 65 यम माइनस 117 बराबर 13। 13 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह भी एचसीएफ है और यह भी एचसीएफ है, दोनों एचसीएफ आपस में क्या है? बराबर है। अब हल कर लें, हल करने के बाद यम का मान आएगा, इधर लाएंगे जोड़ेंगे, इधर आएगा माइनस है तो प्लस होगा, 117 जोड़ेंगे तो होगा, यहीं पे जोड़ते हैं, 7 3 10, 2 1 2 1 हासिल 3, 1 तो जोड़ेंगे तो कहीं 65 यम से जब काटेंगे, सॉरी 65 से जब काटेंगे तो भाग देने, 65 से जब काटेंगे तो 2 बार में काटेगा, 65 से जब काटेंगे तो 2 बार में कटेगा 130। ठीक है, यानी कि ऑप्शन होगा दूसरा, यही सही, यम का मान होगा 2। ठीक है, अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष प्राप्त हो, यानी कि इस चारों में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिससे 70 और 125 को भाग करें तो शेष 5 और 8 बचे। इसको हटाते हैं, शेष 5 और 8 बचे। इसका हल करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले ऑप्शन से भाग कर देखते हैं। यदि 13 से भाग करें 70 में तो 5 शेष बचना चाहिए, 13 5 65, यानी कि शेष 5 सही है। इसी प्रकार अगर इसमें भाग करें 125 में 13 से तो शेष बचना चाहिए 8, तब ये ऑप्शन जाकर सही होगा। इसी प्रकार अगर इसे भाग करेंगे तो 5 यहाँ से शेष बचे, यहाँ से 8 शेष बचेगा, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। मगर बात यह है कि इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, भाग करें 13 7 91, भाग करेंगे तो 13 9 117, 13 9 117, घटाएंगे तो बचेगा शेष 8, यानी कि यही ऑप्शन सही है। यदि 65 से भाग करेंगे तो 5 यहाँ से 65 को लिखते हैं, गलत क्यों है? 70 से भाग करेंगे तो 65 एक बार तो भाग जाएगी, शेष तो 5 बचेगा, लेकिन 65 से यहाँ भाग देने पर 8 शेष बचना चाहिए। 125 को 65 से भाग देने पर 8 शेष बचना चाहिए, यानी कि एक बार भाग जाएगी तो बचेगा कितना? 60 शेष, यानी कि ऑप्शन ये गलत है। इसी प्रकार से इससे भाग करेंगे तो ये तो छोटा है, शेष कहाँ बचाएगा? इससे भाग करेंगे तो भाग वाला मान जो है, भाग वाला मान है बड़ा है, शेष कहाँ से बचाएगा? ठीक है, इस तरह से दोनों तो ऐसे ही ऑप्शन गलत है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे ये तो सीख लें। हल कैसे करते हैं? प्रश्नावली आगे की वीडियो में ऐसे प्रश्न हल करना बताया गया था। क्या करेंगे? 70 हमारे पास है और 125 है, इन सब इसमें से शेष जो बच रहा है, क्या बच रहा है? इसमें से 5 बच रहा है और इसमें से 8 बच रहा है, इन सभी में से घटा लेंगे।
5 बच रहा है तो 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 65, यहाँ 60 घटाएंगे तो 117 बचेगा। अब करेंगे इसका खंड करेंगे, 13 5 65 5 गुणे 13, इसका खंड करेंगे तो 3 गुणे 9, 3 गुणे 13, अभी आप लोग ने देखा था। अब करेंगे इसका उभयनिष्ठ जो खंड किए हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड किए हैं, इसका मौसा निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ भी हमारा कहलाता है आंसर। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा 13, यही आपका आंसर प्राप्त होगा। पहले क्या करना है, जो संख्या में से इससे भाग करने पर अगर शेष बच रहा है उस शेष को इसमें से माइनस कर लेंगे। अगर इसमें से 5 शेष बच रहा है तो 5 माइनस करें, इसमें से 8 बच रहा है तो 8 माइनस कर लें, और बकिया जो बचा इसके बाद उसका मौसा निकालेंगे। जो मौसा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आगे का प्रश्न देखें। क्वेश्चन या 11 में देखेंगे, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर इतना लिख रहा है x क्यों y का स्क्वायर और b का मान इतना लिख रहा है के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ x और y अभाज्य संख्या है, तो HCF a b है। यानी कि हमको निकालना है HCF a और b का, यानी कि a का जो मान है यहाँ पर लिख रहे हैं, a का मान है x का क्यूब y का स्क्वायर, b का जो मान है x y का क्यूब। हमको निकालना है HCF। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज्ञात कैसे करेंगे, मौसा में जो वरिष्ठ दोनों गुणनखंडों में से जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं मौसा। यानी कि एक x यहाँ से मिल रहा है तो एक x मिलेगा इसमें, इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 3x है, यानी कि एक x कॉमन ले सकते हैं। अब इसके अंदर मिलाएंगे y को, तो यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर y क्यों, यानी कि y स्क्वायर आ जाएगा। यदि इसको लिखेंगे y को तो 2 बार y लिखेंगे, यहाँ पर y को लिखेंगे तो 3 बार y लिखेंगे, तो y ये y किसी से साझा नहीं करेगा, इसलिए इस y को नहीं लेंगे, यानी कि y का स्क्वायर यहाँ पे इसका, इस तरह से इसका मौसा होगा x y का स्क्वायर। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन पहला नहीं होगा, दूसरा x y यानी कि यही सही है, तीसरा देखेंगे तो नहीं है, चौथा नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा यही सही होगा। 12 नंबर देखेंगे, यदि करा कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर a b और q बराबर a q b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a और b अभाज्य संख्याएं है, तो एलसीएम निकालना है p और q का। इसी प्रकार से यहाँ पर एचसीएफ था और यहाँ पर निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रख लें p का मान a b का स्क्वायर, q का मान है a q b, हमको निकालना है एलसीएम, यानी कि हमको निकालना है लॉसअ। क्या निकालना है, लॉसअ में क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से जो मिलता है उसको तो लेते ही हैं, इसके अलावा जो नहीं मिलता है उसको भी रख लेते हैं। यानी कि इसका लॉसअ होगा एक यहाँ पर है, एक क्यों यहाँ पर है, यानी कि अधिक घात है यहाँ पर एक क्यों का, यानी कि इन दोनों में से तुलना करेंगे तो एक क्यों ज़्यादा, एक क्यों को लेंगे, बी स्क्वायर बी, यानी कि बी स्क्वायर को लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे a इंटू बी लिख सकते हैं। यदि इसका लॉसअ निकालेंगे तो a मिल रहा है लेंगे, ये a नहीं मिल रहा है इसको भी लेंगे, ये a नहीं मिल रहा है इसको भी लेंगे, b को लेंगे तो ये भी मिल रहा है रख लेंगे, ये भी नहीं मिल रहा है इसको भी रखेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे तो a पर क्यों और b पर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा एलसीएम होगा a का क्यों b का स्क्वायर, a का क्यों b का स्क्वायर। कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझ पा रहे होंगे। 13वां प्रश्न का था, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है क्या।
सदैव अपर में, सदैव पर में, और तीसरा करा पर में या अपर में, और चौथा करा एक, चौथा करा एक। यानी कि एक अपर में संख्या और एक पर में संख्या का गुणनफल क्या होता है बताना है। तो पर में संख्या और अपर में संख्या का आपस में यदि गुणा करें तो संख्या अपर में ही मिलती है। यदि पर में संख्या और अपर में संख्या का आपस में योग करें तब भी वो संख्या अपर में ही प्राप्त होती है। यदि पर में संख्या में से अपर में संख्या को घटाएं तब भी हमें अपर में संख्या ही प्राप्त होता है। ये बात आप लोग जानते रहना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, यदि पर में संख्या 2 है, एक संख्या ले लेते हैं, अपर में संख्या कड़ी में 3। यदि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो होगा 2 कड़ी में 2, यानी कि अपर में है, अपर में मिला। यदि इसी को हम जोड़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे, जोड़ेंगे तभी कहेंगे कि अपर में है। यदि इसको हम घटाएंगे तभी कहेंगे क्या, अपर में है। ठीक है। इसी बात अगर इसको हम भाग करें तभी कहेंगे अपर में है, या तो कड़ी में 2 को 2 से भाग करेंगे तभी कहेंगे अपर में है। यानी कि अपर में संख्या के साथ किसी भी पर में संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, सदा हमें अपर में ही प्राप्त होता है। यानी कि इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आएगा, पहला सही होगा अपर में संख्या। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। आते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर कहता है 1 से 100 तक की संख्याओं, 1 से 100 तक की 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित है। जिसमें दोनों सम्मिलित मतलब इसका मतलब ये है कि एक बी को लेना है और 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को भी लेना है। 1 से लगाई 10 तक में से सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इन 10 संख्या को उससे भाग करेंगे तो कौन कटेगा, ये बताना है। कौन भाग करेंगे तो कौन विभाजित हो जाएगा। यदि 1 से काटेंगे, देखते हैं, इस 1 से 10 में भाग करेंगे तो भाग जाएगी, 2 से करेंगे तो जाएगी, लेकिन 3 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। यानी कि ये ऑप्शन गलत। 100 से देते हैं, 1 तो सही है, 2 सही है, 3 से भाग करेंगे नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या है। 5 से 4 को देते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से यदि भाग करें इसको तो देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 5 और 4 को 3 कम 3, 80 बचा 2, 3 6 का 18, बचेगा 2। ठीक है। काटेंगे तो 3 8 24, 3 से कट रहा है। अब 4 से देख लें, 4 से कटना चाहिए, 4 से भाग करेंगे तो 4 कम 4, 1 0 तारा 4 बना के 8, 2 6 24 कटेगा। अब 5 से काटें, 5 से जब काटेंगे तो जाहिर सी बात इकाई का अंक 5 से कब कटेगा, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो। यानी कि सम संख्या है और 5 क्या है, विषम संख्या है, नहीं कटेंगे। ठीक है। यानी कि ये भी क्या गलत। तो 3 ऑप्शन जब गलत है तो चौथा अपने आप सही होगा, 1225 सही होगा। जबकि आप लोग चाहें तो इसको काट कर देख सकते हैं, 2 3 4 5 6 सभी संख्या से बारी बारी सभी संख्या इसको काट देगी। ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर को देखेंगे तो करा पर में संख्या 14,587 बटे में 1250 का दशमलव प्रसार निम्न किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। इसका भाग करेंगे तो कितने स्थानों बाद समाप्त हो जाएगा, कैसे पहचानेंगे, इसका जिक्र किया गया था प्रश्नावली अगली में। इसका हल कैसे करेंगे, आते हैं देखते हैं। बटे में 1250 है। क्या करते हैं, जिसमें अंश को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम करेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड। जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पर घाते 1 और 5 पर घाते 4 होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, पता है 1250 इस प्रकार से करेंगे, 2 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, ऐसे। ठीक है। आते हैं आपको दिखा देते हैं। जब 2 से काटेंगे तो 2 6 का 12, 2 गुना के 4, 2 5 10,
अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 50 25, 5 से काटेंगे 5 गुना के 10, 50 25, 5 से काटेंगे 50 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, यानी कि 1 2 है और 4 5 है। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं 5 पे घटाते 4, यानी कितने स्थानों बाद समाप्त होगी, अतः कितने स्थानों बाद समाप्त होगा, अधिकतम घात जितना होगा उतने स्थानों बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि अतः 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन है चौथा 4। आई होप आप लोग ये प्रोसेस समझे होंगे। यदि इसमें भाग करेंगे तो आएगा 11.6696, यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक बाद ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। यही बताना है कितने दशमलव के कितने अंक बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, 4 अंक बाद। ठीक है, आई होप आप लोग इस वीडियो को समझे होंगे। प्रश्नावली 1F में इतना ही। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे अगले चैप्टर को। ठीक है, हम चाहेंगे हमारे चैनल को ज़्यादा बच्चों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब करवाएं। इस वीडियो से आप लोग को AMR, नेवी, ग्रुप डी, SSC, रेलवे आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का सलाह देगी। हम इस वाणी के साथ अपने बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।